हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं श्वेताब मौर्य आपका कॉर्डनी वेलकम करता हूँ व स्टडी विथ मी चैनल पे। तो आज एक नया टॉपिक लेकर मैं आया हूँ जो है डीएनए एंड आरएनए के बारे में, और उसके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं वो मैं बताऊंगा आज आपको। इससे हर एग्जाम में, हर टीचिंग एग्जाम में कुछ ना कुछ एक या दो क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं इसमें। चाहे वो केवीएस हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे स्टेट के किसी भी स्टेट के जो है टीचिंग एग्जाम हो, या अगर आप किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की बात करें, चाहे एसएससी के बात करें, या अदर किसी भी बैंकिंग सेक्टर में भी बात करें, अगर जीएस के क्वेश्चन आते हैं उसमें तो जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए शुरू करने से पहले मैं कुछ दो शब्द बताऊंगा इस पे, कि इसकी शुरुआत क्या है, कैसे है, और किसके अंडर में ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम ये जेनेटिक्स के चैप्टर में पढ़ते हैं। वंशानुगुण जेनेटिक्स के चैप्टर में हम पढ़ते हैं इसको। और डीएनए और आरएनए जो है न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है। अब ये बात आती है दिमाग में कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो न्यूक्लिक एसिड एक ऐसा हेरिडेटरी मटेरियल है जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, हम जैसे ह्यूमंस हैं, चाहे एनिमल्स हो चाहे ह्यूमंस हो, बर्ड्स हो चाहे जो भी हो। अगर ह्यूमंस की बात करें तो कभी कभी आप हमेशा अक्सर देखा होगा या कभी कभी देखा होगा आपने कि जैसे किसी भी पर्सन के फादर की आईज जो है ब्राउन है, या मदर की आईज जो है ब्राउन है या ब्लू कलर है, तो किसी न किसी आने वाले जनरेशन में उनके चिल्ड्रंस में भी ब्लू आईज या ब्राउन जो है आईज जो है दिख जाती है। जैसे बॉल्डनेस की बात करा जाए, गंजापन जिसको बोलते हैं, अगर किसी के जनरेशनल गंजापन है, जैसे ग्रैंडफादर में या फादर में जो है गंजापन आ जाता है, तो उनके बच्चों में भी आ जाता है वो चीज। तो यही है हेरिडेटरी का मतलब, यही होता है। तो न्यूक्लिक एसिड्स ऐसे मटेरियल हेरिडेटरी सब्सटेंसेस हैं जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और एक एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। अब ये तो हुआ सिंपल डेफिनेशन हुआ। अब बात करें इसकी, तो न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, जो कि जैसा कि अपना टॉपिक हम देख रहे हैं डीएनए और आरएनए, तो वही है सेम। जो डीएनए और आरएनए हैं ये टू टाइप्स हैं न्यूक्लिक एसिड्स के। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप हैं, डीएनए और आरएनए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना चैप्टर डीएनए और आरएनए। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे इसमें। डीएनए क्या होता है, उसका बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है, किसने खोज की थी, और आरएनए क्या होता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है उसका। और उसके बाद जो है जो जो सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं वो इस चैप्टर में कंक्लूड हो जाएगा। इसकी चिंता मत करिएगा। ठीक है, आप अगर इसको पढ़ के जाएंगे तो आपके सारे सवाल जो है बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। और हमारे हिसाब से इससे बाहर तो किसी भी टीचिंग एग्जाम में एटलीस्ट टीजीटी तक में नहीं पूछता है, टीजीटी तक में। और बाकी आप इसको अच्छे से पढ़िए और समझिए। ठीक है, होप सो आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं डीएनए और आरएनए। ठीक, तो जैसा कि लिखा हुआ है देखिए, डीएनए क्या है। इट इज अ हेरिडेटरी मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड सम वायरसेस। ठीक है, एक ये ऐसा हेरिडेटरी मटेरियल है जो ज्यादातर जानवरों में या ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और कुछ वायरसेस में भी पाया जाता है। ठीक, समझ गए, इतनी सी बात क्लियर है। तो आगे चलते हैं। अब बात आती है कि ये ऑर्गेनिज्म के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये भी जानना जरूरी है हम लोगों को, अपने को। तो ये जो है बेसिकली न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लियस में अमाउंट इसका प्रेजेंट होता है। और दो और जगह है जहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, अगर आपको याद करने में दिक्कत हो रही है तो एक ट्रिक याद कर सकते हैं आप एमएनसी के नाम से। ठीक, एमएनसी है, एमएनसी मींस एम से माइटोकॉन्ड्रिया, एन से न्यूक्लियस, और सी से क्लोरोप्लास्ट। ठीक, तो डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, इनसाइड इनसाइड ऑर्गेनिज्म मेनली फाउंड इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, याद कर लें इसको। ठीक, और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं डीएनए के बारे में, और भी कुछ स्टेटमेंट्स देखते हैं इसमें। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, पहले दिमाग में ये भी तो आता होगा आपके कि डीएनए है क्या, इसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए। तो फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो
न्यूक्लिक एसिड। ठीक, न्यूक्लिक एसिड है क्योंकि न्यूक्लिक एसिड के 2 टाइप्स हैं, ये 2 टाइप्स में से एक है ये। ठीक, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो अब बात आती है कि किस शुगर से बना होता है डीएनए। बेसिकली शुगर और फॉस्फेट्स इसमें पाए जाते हैं, तो किस शुगर से बेसिकली इसका ढांचा बना होता है। तो इसमें जो है डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है। शुगर में शर्करा जिसको बोलते हैं हम हिंदी में। ठीक है, तो डीएनए कंटेन्स डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक, ये भी पॉइंट याद रखिएगा और एग्जाम में आए तो उसको टिक करिएगा। ठीक, अब बात करते हैं कि इसमें नाइट्रोजनस बेसिस कौन-कौन से पाए जाते हैं डीएनए में। ठीक, डीएनए में कौन-कौन से नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं, इसका अगला पार्ट अगर देखा जाए तो। तो 2 टाइप के नाइट्रोजनस बेस इसमें पाए जाते हैं। पहला होता है प्यूरीन, ठीक है, प्यूरीन। दूसरा है पिरामिडीन, पिरामिडीन। क्या है? पिरामिडीन। तो प्यूरीन्स में 2 नाइट्रोजनस बेस हैं। पहला है एडेनिन, दूसरा है ग्वानिन, ए और जी। ठीक, और पाइरिमिडीन में 2 आते हैं, थाइमीन और साइटोसिन। ठीक है, 2 बेसिकली नाइट्रोजनस बेस हैं जिसमें प्यूरीन ब्रॉडर कैटेगरी में देखा जाए, अगर बड़े स्तर पे देखा जाए तो 2 पार्ट में डिवाइड है, प्यूरीन और पाइरिमिडीन। और प्यूरीन्स में 2 आते हैं नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन और ग्वानिन। ठीक, पाइरिमिडीन में थाइमीन और साइटोसिन आते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा जरूर से जरूर। ठीक, अब स्ट्रक्चर की बात करें कि ये कैसे नाइट्रोजनस बेस है, वो कैसे फिट होते हैं एक डीएनए के स्ट्रक्चर में, कैसे ये फिट होते हैं। तो फिट की बात की जाए तो ये बॉन्डिंग इनकी जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से होती है। जो एडेनिन होता है, एडेनिन जो है हमेशा थाइमीन से जो है पेयर अप करेगा, जुड़ेगा, और वो भी इसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ एडेनिन जो है थाइमीन से पेयर करेगा। ठीक वैसे ही वाइसे वर्सा थाइमीन भी जो है एडेनिन से जो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जो है अटैच होता है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। और आगे चलते हैं। जो ग्वानिन है, ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से साइटोसिन से अटैच होगा, और साइटोसिन भी जो है वाइसे वर्सा ग्वानिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होगा। ठीक, इतनी सी बात क्लियर। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। पेयरिंग इसकी बात की जाए तो एडेनिन थाइमिन से अटैच होगा हाइड्रोजन बॉन्ड से, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और ग्वानिन जो है साइटोसिन से अटैच होगा हाइड्रोजन बॉन्ड से, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक वाइसे वर्सा थाइमिन जो है एडेनिन से अटैच होगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और साइटोसिन भी जो है ग्वानिन से अटैच होगा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें कैसा शेप में दिखता है। आपने अक्सर देखा होगा डीएनए जो होता है डबल हेलिक्स मॉडल होता है, डबल हेलिक्स। इसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है, और वाइंडेड होते हैं वो। अभी मैं आगे चल के स्ट्रक्चर भी बनाऊंगा, उसको आप देखिएगा जरूर। ठीक, तो एक बात ये भी आती है कि डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, सबसे पहले किसने इसको जो है प्रस्तुत किया था। तो डबल हेलिक्स मॉडल जो है सबसे पहले प्रस्तुत करने वाले या जिन्होंने दिया था वो थे वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक ने जो है डबल हेलिक्स मॉडल दिया था 1953 में। 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था 1953 में। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। डबल हेलिक्स मॉडल वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक इन 1953। तो इतनी सी बातें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम डीएनए के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं ये भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलिए आगे बात करते हैं। जैसा कि हमने देखा डीएनए का स्ट्रक्चर, उसमें कौन-कौन से नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। और इसकी बात करें उसको मॉडल किसने दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने दिया था 1953 में। इसकी एक्सरे की एनालिसिस जो है, एक्सरे में भी इसको जो देखा गया था, वो सबसे पहले विलियम साहब ने दिया था। ठीक है, विलियम्स ने जो है साइंटिस्ट थे विलियम, उन्होंने दिया था। और तीनों को कंबाइंडली जो है 1962 में नोबेल प्राइज इसके लिए दिया गया था। ठीक है, तीनों लोगों को हमने वॉटसन क्रिक को बताया जैसा कि डबल हेलिक्स मॉडल है, उन्होंने दिया था, और एक्सरे एनालिसिस जो है विलियम साहब ने दिया था। तो इन तीनों लोगों को कंबाइंडली 1962 में नोबेल प्राइज की दिया गया था इसमें। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इतनी सी जानकारी थी इसमें। अब हम बात करेंगे डीएनए के फंक्शन की। जैसा कि हमने देखा था न्यूक्लिक एसिड में 2 टाइप के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड एक लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स हैं, या हेरिडिटी मटेरियल भी एक तरह से कह लीजिए, क्योंकि उसमें डीएनए और आरएनए टाइप्स आते हैं। ठीक है, तो अब डीएनए हम पढ़ रहे हैं, तो आगे हम डीएनए के बारे में कुछ जानकारी और प्राप्त करेंगे, इसके फंक्शंस के बारे में, क्या-क्या फंक्शन करता है और क्यों इम्पोर्टेंट है ये फंक्शन के थ्रू जो है हम देखेंगे।
ठीक? तो चलिए आगे बात करते हैं इनके फंक्शन फंक्शन की। तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, अगर देखा जाए? जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में डेफिनिशन में बताया था कि एक हेरिडेटरी सब्सटेंस है या हेरिडेटरी मटेरियल है। हेरिडेटरी मटेरियल का मतलब क्या हुआ कि ऐसे इंफॉर्मेशन को स्टोर करना और उसके बाद जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में उसको ट्रांसफर करना। ठीक है? तो जाहिर सी बात है इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? इट स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो इसका पहला जो है, सबसे पहला अगर फंक्शन की बात की जाए डीएनए के फंक्शन की बात की जाए, प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरली इट स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफर फ्रॉम ट्रांसफर इट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है? ये पहला पॉइंट हो गया फंक्शन में। प्राइमरली इसका यही फंक्शन है, प्राइमरली अगर बात की जाए। इसका एग्जांपल जैसे मैंने बताया ही था आपको कि अगर ब्राउन आइज़ हैं या ब्लू आइज़ हैं या जिसको बोल लिया जाए बॉल्डनेस की बात हो गई, ठीक है? फेस स्ट्रक्चर की बात हो गई, उस हिसाब से तो ऐसे जीन्स इसमें पाए जाते हैं जो अगर फादर में जो है अगर बॉल्डनेस का जीन्स पाया जा रहा है अगर, तो वो जो है कहीं न कहीं नेक्स्ट जनरेशन में जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है? और आइस की बात मैंने जैसे की वो भी जो है कहीं न कहीं नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाता है। कुछ ना कुछ ये हमें पता है कि कुछ ना कुछ जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है या ओवरऑल पूरी बात की जाए फादर से थोड़ा-सा मदर से, वो जो है जनरेशन टू जनरेशन वाइज़ जो है ट्रांसफ़र होती रहती है। ठीक है? ये तो हुआ डीएनए का प्राइमरीली फंक्शन। अब बात करते हैं दूसरे फंक्शन की। तो डीएनए और क्या काम करता है? और क्या कर सकता है? तो ये क्या करता है कि ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है ताकि प्रोटीन का सिंथेसिस हो। ठीक है? प्रोटीन जो हमारे बॉडी में बनते हैं, उसी के थ्रू तो जो है आगे आगे जो है वर्किंग होगी बॉडी की, नेक्स्ट जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होगा। तो डीएनए का काम क्या है? दूसरा काम क्या है कि ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, ताकि जो है प्रोटीन का सिंथेसिस हो। ठीक? तो दूसरा पॉइंट ये है हमारा, डीएनए प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है? इस बात को भी याद रखिएगा, ये पॉइंट नोट करिएगा, ये भी और ये भी। ठीक है? इतनी सी बात क्लियर है? तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं हम। आगे हम प्रोसीड करते हैं। और क्या काम करता है डीएनए? ठीक? डीएनए और क्या काम कर सकता है, देखा जाए तो? हमने देखा है कि एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से जब रिप्रोडक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के बीच में, तो जब मेल जो है अपना स्पर्म जो है ट्रांसफर करता है फीमेल में, ट्रांसफर करने के बाद एग से जब वो फ्यूज होता है, फ्यूज होने के बाद उसको फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक एग से कैसे एक पूरा ह्यूमन बीइंग या एक पूरा ऑर्गेनिज्म कैसे बन जाता है, ये भी सोचने वाली बात है। ठीक? तो डीएनए का काम ही यही है। ठीक? डीएनए क्या करता है? ये गाइड करता है। ठीक? गाइड करता है ताकि एक जो है डेवलपमेंट हो किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ठीक है? डेवलपमेंट हो। रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है ये, ताकि एक अच्छे जीन्स जो हैं ट्रांसफ़र हो, चाहे जो जिस टाइप के भी जीन्स चाहे अच्छा हो, चाहे जैसा भी हो। ठीक है? वो भी ट्रांसफ़र गाइड करता है ताकि वो चीज़ जो है डेवलप हो उसमें। तो डीएनए का अगला काम क्या है? डीएनए गाइड्स द प्रोसेस ऑफ, तीसरा हम लिख सकते हैं, डीएनए गाइड्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम सिंगल फर्टिलाइज्ड फर्टिलाइज्ड एग टू फुल्ली फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म।
ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। तो 3 पॉइंट इसको आप अच्छे से याद रखिएगा कि डीएनए के फंक्शन क्या हैं। थोड़ा-सा हम इस अब आगे चल के देखते हैं, डीएनए का एक छोटा-सा स्ट्रक्चर हम देख लेंगे। सिंपल सा आपको दिमाग में माइंड में रहे कि डबल हेलिकल कैसा होता है। ठीक है? तो मैं अब यहाँ पे बोर्ड पे ड्रॉ करता हूँ, आप उसको ध्यान से देखिएगा। फंक्शन तो आपको क्लियर हो गया होगा। पहला फंक्शन यही है कि प्राइमरीली इट स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड ट्रांसफर इट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है? और दूसरा क्या हो सकता है? डीएनए प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शंस फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक। और तीसरा क्या है? लास्ट, डीएनए गाइड्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम सिंगल फर्टिलाइज्ड एग टू फुल्ली फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म। एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से पूरा ऑर्गेनिज्म बनने तक का सफर जो है ये गाइड करता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे अब स्ट्रक्चर देखते हैं। थोड़ा सा एक मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा छोटा सा डीएनए का। इससे आपको क्लियर होगा कि हाँ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक छोटा सा स्ट्रक्चर देखेंगे हम बस। ध्यान से देखते जाइएगा। एक रफ फिगर है ये। ठीक है, ये रफ फिगर है। ए टी सी जी टी ए जी सी ए टी। ठीक है, इस प्रकार ये ऐसे चलता चला जाता है। ठीक है, ये सिंपल सा है डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने बताया ही था कि इसकी बैकबोन जो होती है, रीढ़ जो होती है इसकी बनी होती है मेड ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है प्यारे साथियों, बैकबोन इसकी किससे बनी होती है? शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से। यही है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ऐसे ही दिखता है। ठीक है, तो हमने क्या बात देखा, और ये भी देख लीजिए, ए जो है पेयर होता है टी से, टी पेयर होता है ए से, जी होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से सी से, और साइटोसिन जो होता है ग्वानिन से ट्रिपल बॉन्ड से पेयर अप होता है। ठीक, इतनी सी बात क्लियर है। तो अभी तक हमने डीएनए के बारे में देखा। डीएनए क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, किसने सबसे पहले डबल हेलिक्स मॉडल दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। उसके बाद इनको नोबेल प्राइज भी मिला। एक्सरे एनालिसिस किसने किया था? ये भी देखा, विलियम्स ने दिया था, किया था। और उसके बाद हमने डीएनए के फंक्शंस को देखा कि दो तीन तीन फंक्शन मैंने प्राइमरली हम लोग ने देखा कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं। उसके बाद फिर हमने सिंपल सा एक स्ट्रक्चर देखा डीएनए का कि कैसा होता है। ठीक, अब चलिए आगे बात करते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए क्या है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आरएनए। होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा, और इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक, मैंने भी जहाँ भी क्वेश्चन का एनालिसिस देखा है एग्जाम्स में, टीचिंग एग्जाम्स में, इससे ज़्यादा जानकारी पूछा नहीं है। बेसिकली क्लास 1 to 5 हो या 6 to 8 तक के एग्जाम के लिए, 9 to 10 में भी इससे ज़्यादा जानकारी नहीं दी जाती है। बहुत डिटेल में स्ट्रक्चर आपको जो है आगे चल के पीजीटीआर लेक्चरर या जब प्रोफेसरशिप करेंगे आप तो उसमें रहता है। पर इससे ज़्यादा इस लेवल पे तो नहीं पूछा है किसी भी एग्जाम में हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे टीचिंग एग्जाम हो, कोई भी हो। ठीक, तो चलिए आगे हम शुरुआत करते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए क्या है? ठीक है, आरएनए, व्हाट इज आरएनए? आरएनए क्या है? ये भी एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड है। ठीक, जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो सिंपल सी बात है, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये भी न्यूक्लिक एसिड है, एक एक तरह का। ठीक है, और ये किस चीज का बना होता है? इसके नाम का अगर देखा जाए, फुल फॉर्म देखा जाए अगर इसके नाम में, तो इसका फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसमें कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है? जैसे डीएनए में हमने देखा था कि डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होता है, इसमें कौन सा प्रेजेंट होता है? राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है, राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है, इसको याद रखिएगा। ये भी एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड है, इसको भी याद रखिएगा, राइबोज शुगर इसमें प्रेजेंट होता है आरएनए में। ठीक है, अब
एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये भी आता है कि डीएनए और आरएनए में वैसे अंतर क्या है? कुछ अंतर तो यहीं से पता चल जा रहा है कि शुगर्स का डिफरेंस, इसमें राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है। अभी बाद में चल के मैं चार्ट फॉर्म में बता दूंगा कि डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है, बट बेसिकली अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, एक दो लाइन के यहाँ बात कर लेते हैं कि राइबोज शुगर इसमें प्रेजेंट होता है। और एक डिफरेंस ये है डीएनए से इसमें कि इन द प्लेस ऑफ थाइमीन, इन द प्लेस ऑफ थाइमीन जो कि डीएनए में प्रेजेंट था, यूरेसिल इज प्रेजेंट। यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए। आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है? यूरेसिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो थाइमिन की जगह क्या प्रेजेंट होता है? यूरेसिल प्रेजेंट होता है। याद रखिएगा इस चीज को, क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको डायरेक्टली टिक कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, अब आरएनए जो होता है ये मेनली वायरसेस का जो है, मेनली वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल है। ज्यादातर जेनेटिक मटेरियल ये वायरसेस में पाया जाता है। कुछ वायरसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें डीएनए पाया जाता है, पर मेनली जो है आरएनए उसमें पाया जाता है। तो हमने आरएनए के बारे में कुछ पॉइंट्स देखे, जैसा कि ये न्यूक्लिक एसिड का टाइप है जिसमें राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है, और थाइमीन के प्लेस में इसमें नाइट्रोजन बेस में यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, और ये मेनली जो है वायरसेस में प्रेजेंट होता है। इतना हमने अभी तक देखा। अब आगे बात करते हैं हम कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए कौन कौन से होते हैं। ये भी देखना जरूरी है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है इसका फंक्शन क्या होता है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए का। तो ये भी हम देखेंगे। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं कि टाइप्स ऑफ आरएनए। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। चैनल पे ध्यान से जुड़े रहिए और इस पे लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो टाइप्स ऑफ आरएनए की बात कर ली जाए। टाइप्स ऑफ आरएनए की हम बात कर ली जाए। बेसिकली आरएनए जो है तीन टाइप का होता है। ठीक, हम जो पढ़ते हैं अपने लेवल पे, वो बेसिकली तीन टाइप का आरएनए होता है। पहला है एमआरएनए, दूसरा है आरआरएनए, तीसरा है टीआरएनए। ठीक, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए का मतलब है मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए का मतलब है राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए। और टीआरएनए का मतलब है ट्रांसफर आरएनए। टी मींस ट्रांसफर, ट्रांसफर आरएनए। ठीक है साथियों, तो टाइप्स ऑफ आरएनए कितने हैं? तीन प्रकार के हैं, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। अब हम एक एक करके इनको, इनके फंक्शंस को देखेंगे। छोटे छोटे फंक्शंस हैं, याद रखिए और एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे इनके फंक्शंस को देख लेते हैं। फंक्शंस क्या क्या हैं इनके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरआरएनए की, कि आरआरएनए का क्या फंक्शन है। ठीक है, आरआरएनए की बात करेंगे हम, जिसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। क्या बोलते हैं? राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, तो राइबोसोमल आरएनए जो होता है, ये 80% आरएनए कंटेन करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। सबसे ज्यादा पार्ट इसी का पाया जाता है। मैक्सिमम कंटेन्स 80% ऑफ आरएनए इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये बात क्लियर है। ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। और ये 80% ऑफ आरएनए
कंटेन करता है। सबसे ज्यादा मात्रा में यही पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में यही पाया जाता है आरएनए। कौन सा? आरआरएनए। ठीक है। इनका काम क्या होता है? इनका काम का अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। बेसिकली इनका काम यही है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। और नाम से भी पता चल रहा है कि राइबोसोमल आरएनए है, तो राइबोसोम कंटेन करेंगे, तो जाहिर सी बात है प्रोटीन में हेल्प तो रहेगा ही, क्योंकि अल्टीमेटली इनका योगदान वहीं जाएगा प्रोटीन बनने में ही। लेकिन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम में इनका प्राइमरली फंक्शन है। प्राइमरली फंक्शन की अगर हम बात कर लें, प्राइमरली इन्वॉल्व्स इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को बनाने में ये मदद करते हैं। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। अब बात करें किसकी? एमआरएनए की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमआरएनए का क्या फंक्शन है ये भी देखेंगे हम। जैसा कि नाम में ही पता है, एम मीन्स मैसेंजर। तो मैसेंजर का मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन को लेके जाने वाला। ठीक है, तो हम बात करते हैं, चलिए, मैसेंजर आरएनए की। एमआरएनए जिसको बोलते हैं। ठीक है, एमआरएनए क्या है? इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सिंगल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड पाया जाता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक। और ये किससे बनता है, फॉर्मेशन इसका कहाँ से होता है? ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट। मतलब डीएनए सेगमेंट से जो है इसका फॉर्मेशन होता है, याद रखिएगा। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के दौरान जो है ये फॉर्म होता है डीएनए टेम्पलेट से। ठीक है। और इसका काम क्या है? प्राइमरली प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना। अल्टीमेटली इसका बेसिकली यही काम है कि प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करता है हमारी। ठीक है, तो कहाँ पे हेल्प करता है? इट इन्वॉल्व्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है ये। कहाँ पे? इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि एमआरए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, और ये डीएनए टेम्पलेट से जो है फॉर्म होता है। और इसका फंक्शन क्या है? इट इन्वॉल्व द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ठीक है, चलिए, अब तीसरा और लास्ट जो है टीआरएनए। तो थोड़ा टीआरएनए के बारे में भी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम। टीआरएनए क्या है? जैसा कि नाम में ही है, टी मीन्स ट्रांसफर। टीआरएनए के बारे में, टी मीन्स ट्रांसफर आरएनए होता है। ठीक है, तो ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? ट्रांसफर आरएनए का बेसिकली काम है कि राइबोसोम का ट्रांसफर करना, ताकि क्या हो जाए? प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। क्या हो सके? प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। तो आप बस इतना बार याद रखिए, ट्रांसफर आरएनए है ये। इट इन्वॉल्व्स इन द ट्रांसफर ऑफ राइबोसोम। अमीनो एसिड को भी ले जाता है अगर याद रखना चाहे, पर ट्रांसफर ऑफ राइबोसोम्स ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है? या फॉर प्रोटीन सिंथेसिस के समय जो है ये ट्रांसफर करता है किसको? राइबोसोम को। ठीक है, एक थोड़ा सा मिस्टेक है साथियों।
ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड्स ही लिख लीजिए आप डायरेक्टली। मिस्टेक क्या है, ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड्स टू राइबोसोम लिख लीजिए। ठीक है, याद रखिएगा, ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड्स टू राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक। तो हमने देखा कि आरएनए 3 टाइप के हैं, कौन-कौन से? पहला था आरआरएनए, दूसरा था एमआरएनए और तीसरा था टीआरएनए। ठीक है, इनके फंक्शंस भी हमने देखे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब किसके बारे में बात करेंगे कि कैसे ये मॉलिक्यूल जो हमने पढ़े, चाहे वो डीएनए हो, आरएनए हो, एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट होते हैं और अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या बनता है। जो मैं यहाँ पे लिखूंगा उसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझ के याद करिएगा इसको, कि मोस्टली क्वेश्चन ये पूछ लेता है, यहीं से आएगा जो, कि ये जो भी डीएनए है वो आरएनए में कैसे कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस का नाम क्या है, ये जरूर याद रखिएगा। तो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे लिखूंगा, और उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्जाम के समय जब भी पढ़ाई करें आप उसको, तो जरूर ध्यान रखिएगा इसको, इस प्रोसेस को। ओके, तो चलिए मैं लिखता हूँ। ठीक है, कन्वर्जन हम देख लेते हैं थोड़ा सा, कि एक 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 मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में किस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट होता है। ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए से डीएनए में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। ठीक है, या मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हैं, या तो डुप्लीकेशन बोल सकते हैं। डुप्लीकेशन मतलब डुप्लीकेट उसका बनना। ठीक है, रेप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए में कन्वर्ट होना एक रेप्लिकेशन प्रोसेस है। रेप्लिकेट होना मतलब उसकी छाया बनना। ठीक है, ढेर सारा डीएनए बनाने का प्रोसेस ही रेप्लिकेशन कहलाता है। मल्टीपल कॉपी बनाना, रेप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, डुप्लीकेशन। ठीक है, अब बात करें डीएनए से आरएनए बनाना, डीएनए से आरएनए बनाना, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। याद रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिलेखन। क्या बोलते हैं? प्रतिलेखन। तो डीएनए से आरएनए बनाना। ठीक है, ये सेम प्रोसेस उल्टा भी हो सकता है। बहुत से वायरसेस में जो है, जैसे बैक्टीरियोफाज में होता है, उसमें क्या करता है वो, आरएनए से डीएनए बनाना शुरू कर देता है, अपनी कॉपी को बढ़ाता है। ठीक, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आरएनए से डीएनए बनना, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? फिर से रिपीट करिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे जब आरएनए बन गया, बेसिकली एमआरएनए बनता है, तो एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन की सिंथेसिस, अल्टीमेटली प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। जैसा कि डीएनए का फंक्शन हमने देखा था, वहां पे प्रोटीन बनता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन करना। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। हिंदी में बोलते हैं अनवारीकरण, इसको बोलते हैं। ठीक है, याद रख लीजिएगा। तो ये जितने भी चारों प्रोसेस दिए हुए हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको जरूर याद रखिएगा, इन प्रोसेसेस को जरूर याद रखिएगा। ठीक, तो ये हमने क्लियर किया किसके बारे में? डीएनए और आरएनए के बारे में। चलिए लास्ट में अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, कुछ दो चार पॉइंट डीएनए और आरएनए में डिफरेंस हम देख लेते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये भी जानना जरूरी है। वैसे मैंने सारे डिफरेंसेस जो हैं एक एक करके बता दिए हैं ऑलरेडी, कि आपको जो मैंने पढ़ाया है, चाहे डीएनए के बारे में चाहे आरएनए के बारे में हो, उसमें डिफरेंसेस ऑलरेडी पता चल रहे होंगे क्लियरली, अगर आप पढ़ते पढ़े होंगे ध्यान से तो। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंसेस, सिंपल सिंपल दो तीन डिफरेंसेस हैं, उसको मैं लिख ले देता हूँ। डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, थोड़ा सा छोटा छोटा डिफरेंसेस है, आप याद रखिएगा उसको। ठीक है, तो हमने जैसे शुरुआत में ही बताया था कि जो डीएनए होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल होता है, तो सबसे पहला डिफरेंस यही हो गया। आरएनए में जो है कुछ वायरसेस में पाया जाता है, मेनी वायरसेस में पाया जाता है, तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही हम लिख लेते हैं।
कि प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मोस्टली, ठीक, ये प्रेजेंट इन मेनी वायरसेस, ठीक है। सबसे पहला डिफरेंस तो यही हो गया, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और आरएनए जो होता है प्रेजेंट इन मेनी वायरसेस, ठीक है। दूसरा डिफरेंस इसके नेम में ही है, डीएनए है और आरएनए है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इसमें शुगर कौन सा प्रेजेंट होता है डीएनए में, मैंने पहले बताया था, डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है इसमें। और आरएनए में कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है, राइबोज शुगर, कौन सा शुगर, राइबोज शुगर, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, दो डिफरेंसेस हमने अभी तक देखे डीएनए और आरएनए में, कि डीएनए जो होता है प्रेजेंट होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, आरएनए जो होता है प्रेजेंट होता है मेनी वायरसेस में प्रेजेंट होता है। डीएनए शुगर कौन सा पाया जाता है इसमें, डीऑक्सी राइबोज शुगर, और आरएनए में कौन शुगर पाया जाता है, राइबोज शुगर, कौन सा शुगर पाया जाता है, राइबोज शुगर। अब अगले डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं, कि डीएनए जो होता है मेनली प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, मैंने पहले भी बताया था ये, डीएनए जब मैं स्टार्ट किया था, मेनली प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। इसके साथ साथ साथियों एक दो प्लेसेस और थे जहां पे प्रेजेंट मैंने बताया था, वो भी याद रख लीजिएगा, अंडरस्टूड रहना चाहिए आपको, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। और आरएनए जो होता है प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, और और किस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, किस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है। तीन डिफरेंसेस अभी तक हमने देखे। लास्ट में अभी मैंने क्या बताया, डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, मेनली न्यूक्लियस में, और आरएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, बेसिकली साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में, ठीक। एक वन लास्ट डिफरेंस मैं बता देता हूँ, कि डीएनए में जो हमने नाइट्रोजिनस बेस देखे थे, नाइट्रोजिनस बेस जो हमने देखे थे, कौन कौन से थे, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है। लेकिन आरएनए में हमने कौन सा नाइट्रोजिनस बेस देखा था, नाइट्रोजिनस बेस कौन कौन सा देखा था हमने, हमने थाइमिन की जगह क्या देखा था, सारे तो सेम थे, एडेनिन था, थाइमिन की जगह यूरेसिल आ गया था, और ग्वानिन और साइटोसिन एज सच था, ठीक है। तो ये चार डिफरेंस याद कर लीजिएगा, चार डिफरेंस सिंपल डिफरेंसेस हैं, कभी भी एग्जाम में अगर उठा के आ जाता है तो ये चार डिफरेंसेस हैं, आप हमेशा माइंड में रखिएगा, और आपके क्वेश्चन जरूर सही होंगे, ठीक। ये चारों डिफरेंस एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, डीएनए जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, आरएनए मेनली प्रेजेंट इन मेनी वायरसेस में, डीएनए में शुगर कौन सा होता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर, आरएनए में कौन सा शुगर हो जाता है, राइबोज शुगर, और मेनली किस में प्रेजेंट होता है डीएनए, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और आरएनए किस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजनस बेस का डिफरेंस देखा जाए तो एटीजीसी, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, और आरएनए में प्रेजेंट होता है एडेनिन, यूरेसिल प्रेजेंट होता है इसमें, इसकी जगह थाइमिन की जगह, और ग्वानिन और साइटोसिन तो प्रेजेंट होते ही हैं, ठीक है। तो हमने क्या कंप्लीट किया आज, आज हमने कंप्लीट किया डीएनए और आरएनए उसके डिफरेंसेस के बीच में। तो होप सो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए चैप्टर हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, इससे बाहर कहीं क्वेश्चन जो है शायद ही पूछे, आप जिस स्तर का टीचिंग का एग्जाम देंगे 6 टू 8 तक में, तो जाहिर सी बात है इससे बाहर कहीं नहीं पूछेगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें और मस्त रहें, एग्जाम अच्छा जाएगा, जरूर 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 से जरूर अच्छा जाएगा। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, और जुड़े रहिए स्टडी विथ मी के साथ, ऐसे ही मोर कंटेंट्स के लिए, ठीक है। थैंक यू।